लास्ट 2 साल से निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिए, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक के लेवल पर जो एफआईआई डीआईआई है वो फिर दबा के खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि एफआईआई और डीआईआई जिनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तब खरीदते हैं जब एक अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस पर मिल जाती है। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर को फायदा सिर्फ तब होने वाला है जब उसे अर्ली सिग्नल्स मिलने लगे कि भाई एफआईआई डीआईआई बड़े इन्वेस्टर स्मार्ट मनी किसी कंपनीज के अंदर पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्क्रीन बना के दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो कि एफआईआई डीआईआई कहां पर खरीद रहे हैं, और आप ऐसी कंपनी भी ढूंढ पाओगे जहां पर अभी वैल्यूएशन कम है। और मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विद अभी। शुरू करते हैं वीडियो। तो एफआईआई डीआईआई या स्मार्ट मनी पोजीशन कहां बिल्ड कर रहा है ये जानने के लिए ऐसा आपको स्क्रीनर बनाना पड़ेगा जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंजेस एफआईआई की देखनी पड़ेगी कि भाई स्लाइटली अगर उसने पोजीशन बिल्ड करी है तो हमें ऐसी कंपनी मिल जाए। इसी के साथ साथ सेकंड पैरामीटर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज डीआईआई, मतलब एफआईआई और डीआईआई दोनों उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। तीसरा पैरामीटर मैंने यहाँ पे रखा है पीईजी रेशियो लेस देन 2। अब यहाँ पे जो पीईजी रेशियो होता है वो एक सही मैट्रिक होता है रियल वैल्यूएशन जानने के लिए। देखो जो पीई रेशियो होता है उससे आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वैल्यूएशन मिलती है, ईपीएस ग्रोथ नहीं दिखती। और वहीं पे अगर ईपीएस ग्रो हो रही है और पी कितना भी है ऊपर है तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता। तो पीईजी रेशियो इंपॉर्टेंट है और अगर 2 से कम हो तो अच्छा है। तो हमें इस स्क्रीनर पे फिल्टर होकर के अप्रोक्सीमेटली 9 कंपनीज हमें मिल चुकी हैं। ठीक है, अब इन 9 कंपनीज को एनालाइज कैसे करना है सही तरीके से इसको समझते हैं, अदरवाइज लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं पहली कंपनी उठा ले रहा हूं, क्या कंपनी का नाम है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है, इसके बाद क्वार्टरली रिपोर्ट पिक करनी है। जैसे 26 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो हमें पिक करनी है। फिर इसके बाद हमें गूगल जेमिनी खोलना है और इसके बाद मोर टूल पे ना डीप रिसर्च वाला टूल आता है, इस पे क्लिक करना, वो जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट कर देना। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वो जो फाइल मैंने डाउनलोड करी थी वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है। तो बेस्ड ऑन दिस फाइल कॉन्फ्रेंस कॉल जो कंपनी ने ओपनली दी है और जो गूगल पर अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस के ऊपर ये ओवरऑल रिसर्च करेगा, अंडरस्टैंडिंग देगा कि ये कंपनी क्या करती है, किस बारे में है, और इस बेसिस के ऊपर आपको रेटिंग भी जनरेट करके देगा कि जो कंपनी का हिस्ट्री है अभी कैसा है, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, ये सब डेटा आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपने लिए डीप एनालिसिस कर सकते हो और सिर्फ इन स्टॉक्स के लिए नहीं, किसी भी स्टॉक्स के लिए आप ये एनालिसिस रन कर सकते हो, आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जो 9 कंपनियां हैं बेसिकली क्या कर रही हैं और क्या क्या चल रहा है इन कंपनीज के अंदर जहां पर एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली कंपनी है जेएसडब्ल्यू ग्रीन। इसका जो बिजनेस मॉडल है ये एक लीडर प्राइवेट सेक्टर पावर प्रोड्यूसर कंपनी है इंडिया के अंदर। इस कंपनी के रिसेंटली Q1 के रिजल्ट्स आए जहां पर जो रेवेन्यूज थे वो ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिले, लेकिन जो नेट प्रॉफिट था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36.3% के आसपास गिर गया, मतलब 533 करोड़ के आसपास। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि जो हाई फंडिंग कॉस्ट और टैरिफ कट है इसका इन्हें झटका देखने को मिला। और एनालिसिस्ट का कहना है कि जो ब्रॉडर पावर सेक्टर है वो करंटली काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मॉनिटर करना पड़ेगा कि अपकमिंग मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है, पूरे साल की गाइडेंस वो कैसे देते हैं और क्या जो मार्जिन्स है वो इंप्रूव करते हुए दिखेंगे या फिर नहीं। जो एनर्जी सेक्टर है उसने रिसेंटली एक बड़ी रैली दी है, लेकिन इसके बावजूद जो गवर्नमेंट है उसने नई एंट्रीज अलाउड करी है, जिस वजह से जो एनर्जी सेक्टर है वो थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता हुआ हमें दिख रहा है। अगली कंपनी है एनएचपीसी। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है जो कि मेजर प्लेयर है हाइड्रो पावर जनरेशन के अंदर। इस कंपनी ने रिसेंटली एमओए साइन करा है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ, जहां पर ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं मैसिव 3097 मेगावाट का इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो एनालिस्ट है इसका कहना है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो पास्ट अर्निंग है वो बीच बीच में मिस कर जाती है, जिस वजह से जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है वो कितनी क्लियर होती है, लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या सोचे वो कितना सही होता है, इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगली कंपनी है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। ये कंपनी ग्लोबल लीडर है डिजिटल नेटवर्क्स के अंदर, स्पेशलाइज करती है ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर के अंदर एक मैसिव टर्न अराउंड दिखाया है, जहां पर जो लेटेस्ट क्वार्टर है वहां पे रिपोर्ट किया गया 929 करोड़ के जो रेवेन्यू है वो ग्रो हुए हैं। वहीं पे जो नेट इनकम है वो 125 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिली। वहीं पे जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं जो पीई है वो काफी ज्यादा हाई हो सकता है, तो वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो इसकी टॉप लाइन ग्रोथ है वो मानी जा रही है कि 13.45% के आसपास बढ़ सकता है, जिस वजह से एक बुलिश मोमेंटम अभी तक हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली मोमेंटम काफी ज्यादा हाई हो चुका है। लॉन्ग टर्म पिक्चर कैसे चलती है, एआई डेटा सेंटर की वजह से दुनिया भर में टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत है, यहाँ पे शॉर्टेज भी है, तो इस वजह से इस कंपनी के अंदर एक मैसिव सर्ज हमें देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ये जो कंपनी है ये डाइवर्सिफाई इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है प्रिसीजन कंपोनेंट फॉर ऑटोमोटिव
ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये जो कंपनी है इसने Q1 की जो अर्निंग्स थी ये काफी ज्यादा तगड़ी थी। जो टोटल अर्निंग है वो बढ़कर के आई 37.2% ईयर ऑन ईयर लेवल पे। वहीं पे जो नेट प्रॉफिट है इन्होंने रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट के अंदर 106.3% ईयर ऑन ईयर लेवल पर रजिस्टर करे। और जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि इसकी जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन की ग्रोथ है उसने एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर दिया है। अगली कंपनी है गुजरात एनर्जी। ये इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर है। ये कंपनी सप्लाई करती है नेचुरल गैस टू इंडस्ट्रीज, कमर्शियल में भी और डोमेस्टिक कस्टमर्स भी हैं इस कंपनी के। ये कंपनी लगातार एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और ये स्ट्रेटेजिक मूव ले रही है प्रोपेन मार्केट के अंदर, जहां पर ये सर्व करेगी एज एन इंटीग्रेटेड एनर्जी सप्लायर। तो एनालिस्ट का कहना है कि जो स्टॉक प्राइस है वो तो इस समय पे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कंपनी के ऊपर अपनी नजरें गड़ा करके रखनी चाहिए कि ये स्टॉक प्राइस किस डायरेक्शन में जाता है। अगर यहाँ पे जो प्राइसेस एनर्जी प्राइसेस हैं ये बढ़ते हैं, मार्जिन इंप्रूव होते तो अच्छा है, अदरवाइज एक बड़ा क्रैश आने की उम्मीद है, ऐसा बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना है। अगली कंपनी है जम्मू कश्मीर बैंक। ये प्रोमिनेंट प्लेयर है जो सर्व करता है मेनली जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर, बट अदरवाइज इंडिया के अंदर भी इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं। ये जो बैंक है इसने रिपोर्ट करा 12.6% ईयर ऑन ईयर लेवल पर डिक्लाइन Q1 के अंदर, जहां पर जो प्रॉफिट है वो 442 करोड़ के आसपास नीचे गया है। और जो रिजल्ट है वो जैसे ही सामने आते हैं जो स्टॉक है वो अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास क्रैश कर जाता है जब इन्होंने अर्निंग को अनाउंस किया उसके बाद। लेकिन जो बैंक है उसकी जो लोन बुक है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी अच्छी है। तो जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जो इनके प्रोविजंस के नंबर बड़े हैं और जो निम रेशियो है ये कम हुआ है, इसके ऊपर जो इन्वेस्टर्स है उनकी नजरें होनी चाहिए कि भाई कब तक ये चीज चल पाएगी। अगर चलती रहती है तो आने वाले टाइम पे और थोड़ी सी गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी है शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक। ये जो कंपनी है ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है हाई प्रिसीजन इंजेक्शन मॉडल्ड प्लास्टिक कंपोनेंट बनाने में। इस कंपनी को लेकर के एनालिस्ट का कहना यह है कि इसकी ऑर्डर बुक के ऊपर ये क्लोजली अपनी निगाह रख रहे हैं और अगर ये अच्छा एग्जीक्यूट होता है तो ये कंपनी अच्छा कर सकती है, लेकिन अगर ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन के अंदर कोई इशू आता है तो एक अच्छा खासा क्रैश भी देखने को मिल सकता है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है जहां पे इसने बीट करा है एक्सपेक्टेशन एनालिस्ट की, तो ये जो ट्रेंड है ये लंबा भी चलता हुआ दिख सकता है। तो एनालिस्ट का कहना है कि ये ऑर्डर बुक अगर सही से कन्वर्ट हो जाती है, सही से डिलीवरीज आ जाती हैं, तो जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस आज तक ये कंपनी हिस्टोरिकली बीट करते हुए आई है, हो सकता है आगे भी आपको बीट करते हुए दिखे। अगली जो कंपनी है इसका नाम है साउथ इंडियन बैंक। ये जो कंपनी है ये त्रिशूर बेस्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका मैसिव प्रेजेंस है साउथ इंडिया के अंदर। Q1 के अंदर इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया 378 करोड़ के आसपास। लेकिन एनालिस्ट का ये कहना है कि जो हेडलाइन प्रॉफिट है वो तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जो करंट मार्केट है वो बैंक को पनिश इसलिए कर रही है क्योंकि जो मार्जिन है वो गिर गए हैं। अब मार्जिन क्यों गिर गए हैं ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो बोरोइंग कॉस्ट है या फिर जो डिपॉजिट है वो ज्यादा तेज हो रहा है, मतलब पैसा जो दिया जा रहा है और जो लेंड किया जा रहा है इसके बीच में गैप है, मतलब डिपॉजिट ज्यादा किया जा रहा है और लेंडिंग में इश्यू आ रहा है, मतलब लोन देने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से मार्जिन प्रेशर में ये खतरे का साइन हो सकता है। इसके ऊपर भी नजरें होनी चाहिए। अगली कंपनी है फेड बैंक फाइनेंशियल। ये कंपनी रिटेल फोकस एनबीएफसी कंपनी है जिसके अंदर फेडरल बैंक की अच्छा खासा स्टेक है। मेनली आप मान सकते हैं इसकी सब्सिडरी कंपनी जैसी है। इनकी स्पेशलाइजेशन है गोल्ड लोन के अंदर, गोल्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर। इस कंपनी के Q1 के जो रिजल्ट्स आए ये काफी ज्यादा अच्छे दिखे। इसी के साथ साथ AUM जिसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं वो भी 34.7% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे बढ़ते हुए दिखे। यहीं पे जो एनालिस्ट है उनका कहना ये है कि जो पोस्ट रिजल्ट है वो अच्छा था, इसी वजह से एक बुलिश मोमेंटम आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। जो कंपनी है इसने आउट परफॉर्म करा है लॉन्ग टर्म गाइडेंस को, और अगर ये कंपनी अपने ग्रॉस एनपीए जो कि इस समय पे 1.55% के आसपास है इसको कम कर पाए तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के लिए अच्छा होने वाला है। तो ये वो कंपनियां थी जहां पर FII DI ने अपनी पोजीशन बिल्ड करी है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर के देख सकते हो। क्या बड़े एनालिस्ट का कहना है ये भी आप समझ सकते हो। लेकिन आपको ये पूरी वीडियो देख करके 3 इंपॉर्टेंट चीज सीखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर FII और DIS कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है। नहीं, हो सकता है FII और जो DIS है उन्होंने 5 साल 6 साल 7 साल के लिए इन्वेस्ट कराओ तो शॉर्ट टर्म में इशू हो सकता है, तभी उसके प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ FII और DII की वजह से हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या हमारी इन्वेस्टिंग थीसिस के ऊपर या जो ये जो कंपनी है ये हमारी एनालिसिस के ऊपर सही उतर रही, अगर हाँ तो इन्वेस्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो, अच्छी कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती
जाती है, ये सारा का सारा सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर कहीं पे प्रोबेबिलिटी हाई है तो वो अच्छी रहती है, कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है। प्रोबेबिलिटी लो है तो वहां पे रिस्क आ जाता है। इवन ये जो हमारी लाइफ है ये भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही चलती है। तो दुनिया में हर एक चीज प्रोबेबिलिटी है। अब आपको देखना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कहां पर सही या कहां पर गलत हो पाती है जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद बिजनेस कर रहे हो या कोई भी दूसरा काम कर रहे हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कंपनी में कोई भी दिक्कतें हो, ये जो डेटा है कभी भी चेंज हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में क्या चीज पोस्ट करने वाली है। तो इसीलिए इसके ऊपर खुद की एनालिसिस करना। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो अगर आपको कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस मिले तो उससे आप सलाह जरूर लेना। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ वो कंपनीज थी जहां पर एफआईआई और डीआईएस ने रीसेंट क्वार्टर्स में पोजीशन बिल्ड करी है। इसको कहते हैं स्मार्ट मनी पोजीशनिंग, और कहां पे स्मार्ट मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये जानना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो भी पसंद आएगी, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा है कि डिविडेंड के लिए कौन कौन सी कंपनियां आज बेटर है और क्यों आज बेटर है, ये जानना तो ये वीडियो जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।